नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। जी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसने ना भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी कहानी ही बदल दी। बिल्कुल, ये वो मामला है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हुआ ये था कि सरकार ने याचिकाकर्ता मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। कारण बताया जनहित। और मजे की बात यह कि कारण बताने से भी मना कर दिया, बोले कि कारण बताना भी जनहित में नहीं है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(5) का हवाला देकर। हाँ, और यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। उन्होंने इसे चुनौती दी, कहा कि भाई विदेश जाना तो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। और इसे आप ऐसे ही बिना किसी उचित प्रक्रिया के कैसे छीन सकते हैं? तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के 25 जनवरी 1978 के फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखते हैं कि कोर्ट ने सब पर क्या रुख अपनाया। तो सरकार ने इस्तेमाल की धारा 10(3)(c) पासपोर्ट एक्ट की। ये कहती है कि सरकार भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंध या फिर आम जनता के हितों में पासपोर्ट जब्त कर सकती है। जी, और ये आम जनता का हित वाला जो हिस्सा है ना, ये काफी व्यापक लगता है। मतलब इसकी क्या सीमा है? सही बात है। और फिर धारा 10(5) कहती है कि कारण बताना जरूरी नहीं अगर सरकार को लगे कि ये जनहित में नहीं है। हाँ, तो यहीं पर याचिकाकर्ता के तर्क आए। उन्होंने कहा कि देखिए, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक जरूरी हिस्सा है और इसे सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही रोका जा सकता है। और उनका कहना था कि ये जो प्रक्रिया है या तो ये पासपोर्ट एक्ट में है ही नहीं, या फिर जो है वो मनमानी है, क्योंकि आपको अपनी बात कहने का, सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। ये तो सीधा सीधा नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ फिर। बिल्कुल, ऑडी अल्ट्रम पार्टिम, दूसरे पक्ष को भी सुनो, ये तो बुनियादी सिद्धांत है। उन्होंने अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया, कानून के सामने बराबरी। कहा कि आम जनता का हित इतना स्पष्ट है कि अफसरशाही को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। जी, और ये भी कि इससे उनकी बोलने की आजादी अनुच्छेद 19(1)(a) और कोई भी काम करने की आजादी 19(1)(g) उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि विदेश यात्रा तो इन सब चीजों से जुड़ी हो सकती है। तो ये तो थे याचिकाकर्ता के तर्क, काफी मजबूत लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने कई अहम सवाल उठाए थे। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या किया। सबसे पहले अनुच्छेद 21 को कोर्ट ने कैसे देखा? क्या वो दायरा बदला? हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। कोर्ट ने ए.के. गोपालन केस का जो पुराना संकीर्ण नजरिया था उसे खारिज कर दिया। अच्छा, गोपालन में तो अधिकारों को अलग अलग देखा जाता था ना? बिल्कुल, कोर्ट ने कहा नहीं, अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब बहुत व्यापक है और हाँ, इसमें विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है, ये कोई छोटी बात नहीं। और बाकी अधिकारों का क्या? अनुच्छेद 14, 19 और 21, क्या ये सब अलग अलग है? यहीं पर कोर्ट ने वो सुनहरी त्रिकोण वाली बात कही। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि अगर कोई कानून अनुच्छेद 21 के तहत आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनता है तो उसे सिर्फ अनुच्छेद 21 की कसौटी पर नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। वाह, ये तो सच में अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम था। जी हाँ। लेकिन वो जो वाक्यांश है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हाँ। उसका क्या हुआ? क्या कोर्ट ने माना कि बस संसद का बनाया कानून काफी है? नहीं, यही तो सबसे क्रांतिकारी बात हुई। कोर्ट ने कहा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई कानून मौजूद है, वो प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल? हाँ, वो मनमानी या दमनकारी नहीं हो सकती। और कोर्ट ने ये भी कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, खासकर सुनवाई का अधिकार, इस प्रक्रिया का ही एक अंदरूनी हिस्सा है। तो मतलब प्रक्रिया सिर्फ कानूनी जामा पहना देने से नहीं चलेगी, उसे असल में निष्पक्ष होना पड़ेगा। सही कहा। और ये सिद्धांत सिर्फ अदालती कार्रवाइयों के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं, जहां किसी नागरिक के अधिकारों पर असर पड़ रहा हो। तो क्या कोर्ट ने धारा 10(3)(c) को असंवैधानिक करार दिया, वो आम जनता के हित वाला हिस्सा? नहीं, उसे पूरी तरह रद्द नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ये शब्द संविधान के अनुच्छेद 19(5) में भी हैं, इसलिए अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल मनमाना नहीं होना चाहिए, सोच समझकर होना चाहिए। और वो कारण न बताने वाली धारा 10(5)? उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि ये शक्ति बहुत ही दुर्लभ, एकदम असाधारण मामलों के लिए है, क्योंकि अगर आपको कारण ही नहीं पता होगा तो आप अपील कैसे करेंगे, आपको सुनवाई का मौका कैसे मिलेगा? हाँ, ये तो है।
अच्छा, सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी कुछ कहा था ना सरकार की तरफ से? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देगी और उस पर विचार करेगी, सुनवाई भी करेगी। अच्छा, तो इस आश्वासन के बाद? इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन वाली जो कमी थी वो दूर हो गई है। इसलिए उन्होंने पासपोर्ट जब्ती के आदेश को औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया। भले ही आदेश रद्द नहीं हुआ, पर जो सिद्धांत इस केस ने स्थापित किए वो तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, इसने मौलिक अधिकारों की पूरी समझ को ही बदल दिया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, मुख्य निष्कर्ष क्या निकले इस केस से? सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही कि अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत वसी है। इसमें सिर्फ जीना नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीना शामिल है, और कोई भी प्रक्रिया जो इसे छीनती है वो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। दूसरा, नैसर्गिक न्याय अब प्रशासनिक कानून का एक अहम हिस्सा है। सरकार की शक्तियों पर प्रक्रियात्मक रोक लगी। तो कुल मिलाके मेनका गांधी केस ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काफी मजबूती दी। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि राज्य की सुरक्षा और जनहित की जरूरतें और व्यक्ति की आजादी और उचित प्रक्रिया के अधिकार के बीच एक संतुलन साधना कितना जरूरी है। और ये संतुलन हमेशा बना रहे, ये देखना भी जरूरी है। ये सोचना भी जरूरी है कि जनहित जैसे जो व्यापक शब्द हैं, उनका इस्तेमाल कहीं व्यक्तिगत अधिकारों को दबाने के लिए तो नहीं हो रहा। सही बात है। ये एक सवाल है जो हमेशा हमारे सामने रहेगा।